267। जी। वेद। वेद भारतीय सभ्यता के मूल एवं भारतीय धर्म में परमोच्च सत्ता है। यूरोपीय पंडितों की गणना के अनुसार 3 सहस्र वर्षों से 3000, और इसकी सारी संभावना है कि इससे कहीं अधिक समय से इस राष्ट्र की श्रद्धा, जो निश्चय ही संसार की अत्यंत गंभीर, प्रखर एवं बौद्धिक श्रद्धाओं में से एक है, ने इस आधारभूत विश्वास पर अपनी पकड़ को कभी नहीं छोड़ा है। कौन सी श्रद्धा? कि वेद ही परमोच्च सत्ता हैं, और इनकी पंडितों की गणना के अनुसार, जो स्कॉलर्स हैं वेस्टर्न, वो ये कह रहे हैं इसका जो शुरुआत है वो 3000 वर्षों पूर्व की है। पर इसकी सारी संभावना है कि ये और पीछे तक ये वेद का जो समय है वो जाता है, क्योंकि 3000 वर्ष से तो बहुत पूर्व का है, पर कम से कम इतनी गणना तो ये कर ही रहे हैं। इस राष्ट्र की श्रद्धा, और ये श्रद्धा संसार की अत्यंत गंभीर, प्रखर और बौद्धिक श्रद्धा जो हैं उनमें से एक है, या ये कहें कि सबसे प्रखर है। उसने इस आधारभूत विश्वास को कि ये ही परमोच्च सत्ता हैं पर अपनी पकड़ को कभी नहीं छोड़ा है। कैसे भी काल, कैसे भी परिवर्तन, कुछ भी आए, पर ये एक दृढ़ विश्वास और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज कहीं ये चला गया है। इसके महानतम और अत्यंत बुद्धिपरक विचारक कभी इस राष्ट्रीय श्रद्धा से विचलित नहीं हुए। इस बात से, ये जो राष्ट्रीय श्रद्धा है, इससे ये लोग कभी विचलित नहीं हुए। ये तो हमेशा ही इन लोगों ने बनाए रखा, चाहे इनके मत अपने आप में कुछ भी क्यों न रहे हों। कपिल ने इसे शंकर से कोई कम नहीं बनाए रखा। 2 महान विवादित बुद्धिजीवी, बुद्ध तथा बृहस्पति, ये 2 जो ओपोनेंट्स थे, भी वेद को पदच्युत नहीं कर सके और न ही भारत की अध्यात्म में निष्ठा को ही नष्ट कर पाए। ये जो बुद्धि की बात, बुद्धि के आधार पे, तो इन्होंने भी अध्यात्म में निष्ठा भारत की जो रही, उसको नष्ट नहीं कर पाए। ये तो कल भी अपन बात कर रहे थे कि ये सारे अपने आप में एक-एक व्यक्ति भी इनके अंदर कितना प्रभावशाली है कि पूरे-पूरे राष्ट्र के ऊपर शंकराचार्य का आज भी प्रभाव, बुद्ध का प्रभाव आज भी, इन सारों को आप देख सकते हैं। और तो भी कोई इनके पीछे अंडरलाइंग एक ऐसी चीज है, वैदिक कोई ऐसी चीज है, जिसने इस सारों को समाहित कर लिया। अपनी सत्ता के एक अवश्यंभावी विधान के द्वारा भारत देर-सवेर हर उस चीज को बाहर कर देता है जो वैदिक नहीं है। और वैदिक का अर्थ, यदि आप संपूर्णता को स्वीकार नहीं करते, और ये स्वीकार नहीं करते कि हाँ, कोई भी पद्धति कितनी भी प्रभावी क्यों न प्रतीत होती हो, वो परम का खाली एक पक्ष हो सकती है। जो सुप्रीम रियलिटी है उसका एक पक्ष है, और भी दूसरे पक्ष हो सकते हैं। यदि ये स्वीकार करो तो वैदिक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कह दो नहीं, ये ही एकमात्र है, या ये सर्वोपरि है, या ये है, तो उसकी स्पिरिट वैदिक नहीं है। उसको देर-सवेर भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चाहे वो कैसी भी योग पद्धति हो, कैसी कुछ भी हो, उसको ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। धम्मपद विदेशियों के लिए धर्म ग्रंथ बन गया है। बृहस्पति की कटु आलोचनात्मक रचनाओं को हमारे बौद्धिक इतिहास की एक अनूठी कृति के रूप में ही याद किया जाता है। धार्मिक आंदोलन एवं क्रांतियां आईं और चली गईं, या अपने चिन्ह छोड़ गईं, किंतु इस सब के बाद तथा इस सब में से होते हुए भी वेद हमारे लिए, हमारे युगों की आधारशिला, हमारे शाश्वत आधार बने रहते हैं। अब खाली वेदों को एक पुस्तकों तक ही सीमित करके हम देखें, तो कितनी-कितनी पुस्तकें, कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, कितनी क्या-क्या चीजें आई चली गई, या उनकी प्रासंगिकता अपने-अपने स्थान के ऊपर रही। इनमें ऐसी क्या अभिव्यक्ति है जो हजारों वर्षों से
और हमेशा नित नए रूपों के अंदर इस देश को थामे हुए है। कितनी विचित्र बात है ये! ये सब चिंतन से परे की बात है। इसलिए श्री अरविंद इसकी जितनी प्रशंसा करते हैं और इसके ऊपर कितना गंभीर कार्य किया है इन्होंने, वेद के ऊपर, तो ये 14वाँ वॉल्यूम इसके ऊपर है, 15वाँ है, फिर आपके हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, कितने-कितने इसके ऊपर वॉल्यूम्स हैं श्री अरविंद के। फिर भी इस अविनाशी ग्रंथ का अत्यंत मूलभूत एवं महत्वपूर्ण भाग, अर्थात संहिताओं की वास्तविक ऋचाएँ एवं मंत्र, भारतीय मानस के लिए, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, सुदीर्घ काल से बंद पुस्तक ही रहा है। मूलभूत और महत्वपूर्ण भाग, ये अविनाशी ग्रंथ वेद, इसका जो मूलभूत भाग, मतलब एक्चुअल जो इसके मंत्र हैं, जो इसकी ऋचाएँ हैं, वो तो समझ में आती नहीं। वो भारतीय मानस के लिए, चाहे वह मानस ज्ञानी हो या अज्ञानी, सुदीर्घ काल से बंद पुस्तक ही रहा है। सील्ड बुक है उसके लिए, हमेशा इतने लंबे समय से ही। अन्य वैदिक पुस्तकें गौण प्रामाणिकता की हैं या एक अप्रधान रचना है। ब्राह्मण वैदिक काल की परंपराओं एवं धर्माचार पर अनुष्ठान, व्याकरण एवं इतिहास विषयक लेख हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, वो वैदिक काल की परंपराएं, उस समय की जो परंपराएं हैं, धर्माचार पर अनुष्ठान, व्याकरण, इतिहास, अनुष्ठान कैसे करें उसकी पूरी डिटेल्स, वेद को कैसे खोलें, इनकी ऋचाओं को किस तरीके से तोड़ के, इनको साथ-साथ रख के, इसका घन पाठ कैसे किया जाना चाहिए, इसका ये पाठ, पाठ की भी कितनी विधियाँ, उनको कैसे आपको तोड़ना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, इतिहास विषयक लेख हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इतने विस्तृत हैं ये भी, जिनका एकमात्र मूल्य प्राचीन जीवन एवं वेदांतिक दर्शन की मनोहर झलकों के अलावा, ये झलक तो देते ही हैं, किसकी? प्राचीन जीवन और वेदांतिक दर्शन। ये ब्राह्मण ग्रंथ हमें इनकी झलकें प्रदान करते हैं। पर इसके अतिरिक्त इनका मूल्य क्या है? वैदिक यज्ञ की क्रिया पद्धति को निर्धारित एवं उसके प्रतीकात्मक रूप में विवेचन करने का उनका प्रयास है। क्रिया पद्धति, एक्चुअल अनुष्ठान किस तरीके से आपको जचानी, कैसे है, वेदी कैसे बनानी है, गृहस्थ को वेदी कैसे जचानी है, इसके अंदर अगर सन्यासी है उसके लिए क्या विधान है, यज्ञ से संबंधित, तो उसके पूरी विस्तृत जो है उसकी ब्यौरेवार उन्होंने बताई है कि भी कैसे इसको करना है। तो निर्धारित क्रिया पद्धति को निर्धारित किया इन्होंने और उसे प्रतीकात्मक रूप में विवेचन करने का उनका प्रयास है। ये उनका मूल्य है। उनकी वैल्यू क्या है ब्राह्मण ग्रंथों की? ये है। और श्री अरविंद एक स्थान पे ये कहते हैं कि वेदों के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राह्मण भी चूक गए। वेद के नज़दीक होने के बावजूद सबसे नज़दीक वो हैं, तो भी कितने ऐसे शब्द हैं संस्कृत के, कैसे कितने ऐसे वेद के टर्म्स हैं जो उनके लिए भी आते-आते, आते-आते धूमिल हो गए। उनको पता नहीं उनका सच्चा अर्थ क्या है। तो बाद के काल के लिए तो बात ही क्या है। उपनिषद अपने आप में शक्तिशाली होते हुए भी एकमात्र वेदों में निहित उस शाश्वत ज्ञान को बाहर लाने, बाद के चिंतन की भाषा में दार्शनिक रूप से उसे सुव्यवस्थित करने तथा उस वेद विहित शाश्वत ज्ञान को ही ब्रह्म के परमोच्च नाम से विभूषित करने की चेष्टा करते हैं। अब उपनिषद जो आए, वो उनका खाली एकमात्र प्रयास क्या है? जबरदस्त शक्तिशाली हैं, पर कर क्या रहे हैं? एकमात्र वेदों में निहित जो शाश्वत ज्ञान है, उसको बाहर लाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके की आगे मेंटालिटी आई, मेरे को जो संस्कृत का ज्ञान नहीं या कोई प्रोफाउंड कोई फिलॉसफी है उसका ज्ञान नहीं, तो मैं जितना समझता हूँ कथा के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से, नाटक है, प्रसंग है, इन सब के माध्यम से, तो जितना जो समझ सका, उसके तरीके से अब ये कह रहे हैं कि पहले वेद की जो भाषा है, उसको बाद के चिंतन की भाषा में,
चिंतन की जो बाद में धीरे-धीरे इंटेलेक्ट डेवलप होता गया, पहले इंट्यूशन थी। तो चिंतन की भाषा में दार्शनिक रूप से, फिलोसॉफिकल टर्म्स के अंदर उसे सुव्यवस्थित करने, उसी जो शाश्वत ज्ञान वेदों का है, उसे सुव्यवस्थित करने तथा उस वेद विहित शाश्वत ज्ञान को, वेदों के अंदर जो वर्णित जो शाश्वत ज्ञान है, उसमें जो निहित शाश्वत ज्ञान है, उसको उन्होंने कोई संज्ञा नहीं दी, इन्होंने ब्रह्म, सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्म, ब्रह्म का नाम दे दिया उपनिषदों ने, के परमोच्च नाम से विभूषित करने की चेष्टा करते हैं। फिर भी कम से कम कुछ 2000 वर्षों से तो कोई भी भारतीय वास्तव में वेदों को नहीं समझ पाया है, कम से कम। और ये किस आधार पे कह रहे होंगे श्री अरविंद? तो ये आधार क्या हमारा, ये समझने का कि भी 2000 वर्ष ये गणना किस तरीके से। तो इन्होंने जो भी अवेलेबल लिटरेचर है, वो सारा खोजा। इनको जब वेद के अनुभव हुए, श्री अरविंद को उन देवियों के अनुभव हुए, तो वो अनुभव जब होने शुरू हुए, उन्होंने ट्रेस करना कि भी ये हो कहाँ रहे हैं? हो क्या है ये, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो और दूसरे ग्रंथों में देखा, कहीं उनको मिला नहीं। वेद के संबंध में जिस तरीके का प्रचलन के अंदर शुरू में था, उसको स्वीकार करते हुए इन्होंने सोचा कि भई वेद तो खाली कर्मकांड में है, उसमें क्या ढूँढें, ये डीपर अनुभव हमको जो हो रहे हैं उसको। बाद में किसी ने सजेस्ट किया जी आप वेद के अंदर देखिए, और वहाँ उनको पूरा का पूरा, नहीं तो जिस भाषा में, जिस प्रतीक में वो हैं, वो कैसे आपको सामने आए, वो तो सहज है नहीं। क्योंकि ये कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से तो हुआ नहीं ये काम। तो इसका मतलब समझ में आ ही नहीं सकते, यदि आपको उस तरीके के अनुभव न हों। तो उन्होंने ट्रेस किया सारे लिटरेचर को जो भी उपलब्ध, इसलिए ये कह सकते हैं प्रामाणिकता से कम 2000 वर्षों से तो, उससे पहले का लिटरेचर कोई मिला नहीं। और यहाँ तक का लिटरेचर मिला, जो पीछे 2000 वर्षों तक जाता है, उसमें तो कहीं किसी को समझ में आया नहीं। भी कमेंट्री अगर मैं पढ़ूँ, सपोज़ श्री अरविंद की कोई चीज़ है, उसके ऊपर किसी ने कमेंट्री लिखी, जितने भी वर्ष पहले, 50 साल पहले लिखी कमेंट्रीज़ मैंने सारी पढ़ ली। उनमें उस पर्टिकुलर कोई लाइन है सावित्री की या प्रसंग है, वो तो कोई एक्सप्लेन करता नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कम से कम इतने सालों से तो कोई समझा नहीं इस बात को। और यदि वे समझ भी गए हैं, यदि सायण हमारे लिए उनका गूढ़ार्थ रखते हैं, सायण ने बताया कि भई ये इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, तो भारतीय मानस का उनके प्रति श्रद्धा एक निराधार अंधविश्वास बन जाती है, और यह विचार कि अपने मूल तत्व में आधुनिक भारतीय धर्म वैदिक है, एक घोर अपराध का दोषी होता है। कहने का मतलब, सायण जो चीज़ बाहर लेके आते हैं, उससे तो वेद की कोई महत्ता पता चलती नहीं, क्योंकि वो उसको कर्मकांड के अंदर फ़ोर्ज कर रहे हैं। आंतरिक कोई अर्थ भी है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा अगस्त्य और इंद्र का संवाद। अब उस संवाद को यदि आप बाहरी तरीके से कोई संवाद सोचें, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? और उस आधार पे आप ये कहें कि भारतीय धर्म या भारतीय संस्कृति इसके ऊपर खड़ी है, तो ये तो फिर बाद में एकदम दकियानूसी बात हो गई, कि खाली इस कथा के ऊपर या इस कहानी के ऊपर और आपका धर्म है या संस्कृति है वो इसके ऊपर स्थित है, प्रतिष्ठित है, तो आपको तब तो फिर इसके मूल में कोई विशेष कोई बात नहीं है। ये जिस आधार पे खड़ी है वो तो कोई बहुत सुदृढ़ है नहीं। तो इसलिए जो अप्रोच सायण लेते हैं, अगर उसको आधार मान लिया जाए, तो भारतीय मन की जो श्रद्धा है वेद के ऊपर, वो तो फिर बाद में अल्टीमेटली निराधार है। उसका कोई अर्थ नहीं निकलता यदि हम इस दृष्टिकोण से लें तो। क्योंकि जिन वेदों को सायण हमें प्रदान करता है, वे तो आदित्यों, रुद्रों, मरुतों तथा वसुओं की देवगाथा है। देवगाथा है, मिथक टाइप की है। इनके बीच का संवाद है, ये आपस में कैसे क्या करते हैं। वो तो गाथा है, देवगाथा है, देवताओं की गाथा लिख दी उन्होंने। यहाँ जबकि इस तरीके की बात नहीं है। हाँ, गाथा है, पर यदि उसका डीपर मीनिंग नहीं हो, जैसे अगस्त्य और इंद्र का संवाद, यदि ये न बताया जाए कि हमारी साधना में ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तो इस कहानी का कितना लाभ हो सकता है?
और कहानियों के जैसे ये भी कहानियाँ हो जाएँगी। किंतु वेदों के इन देवताओं की अर्चना तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। वैदिक जो ट्रेडिशन है, बाद में मंदिर आ गए, भक्ति के और मार्ग आ गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई। और जो मन पहले जो इंट्यूटिव था, बाद में इंटेलेक्ट धीरे-धीरे प्राधान्य के अंदर आ गया। तो अब तो कोई हवन करना और करना, वैसी संस्कृति नहीं रही। हाँ, अनुष्ठान कुछ होते हैं, पर पहले वाला जो आधार था, पहले वाली चीज़ थी, वो तो अब है नहीं। तो ये अर्चना देवताओं के प्रति, वो तो बहुत पहले बंद हो चुकी है कि ये आदित्यों, रुद्रों, मरुतों, वसुओं, इन सब की देवगाथा है। या फिर वे आनुष्ठानिक और याज्ञिक कर्मकांडी ऋचाएँ हैं। जो वेद की ऋचाएँ हैं, वो तो खाली आनुष्ठानिक है कि इस तरीके से अनुष्ठान कर लो यज्ञ की, कर्मकांडी ये ऋचाएँ हैं ये। किंतु अनुष्ठान अब समाप्त हो चुके हैं और यज्ञाहुतियाँ अब और अधिक भेंट नहीं की जाती। अभी इतना प्रचलन में नहीं है ये। यज्ञ जो है अनुष्ठान हम करते हैं, पर ठीक है वो तो एक फिगरेटिव तरीके की चीज़ है, एक छोटा-सा रूप में, थोड़ा आपने कोई अनुष्ठान कर लिया, वो एक अलग बात है। पहले जो इसकी विधिवत या जो उसका पूरी सही प्रक्रिया थी, वो अब नहीं है। अब कहाँ यज्ञाहुतियाँ? पहले टेम्पल्स वगैरह नहीं थे, बाद के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी इस प्रकृति के लिए भी। पहले तो हर घर के अंदर यज्ञाहुतियाँ हैं। तो क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि वेदों के प्रति श्रद्धा एवं वेदों की निरंतर प्रतिष्ठित सत्ता में विश्वास, वास्तव में एक प्राचीन अंधविश्वास या किसी ऐसी परंपरा से बढ़कर कुछ नहीं है, जो अपनी सत्य के तिरोहित होने के बाद शेष बची रही है? तो भई जितना भी ये इसका निरूपण मिलता है वेदों का, अलग-अलग जो पंडित हैं, पश्चिम के तो छोड़ दीजिए, उनको तो सेंस ही नहीं है, न उनको सिम्पैथी है इसके प्रति, वो तो विरोधी हैं। उनका मनोभाव तो विरोध का है। पर भारतीय जो लोग भी हैं, जो इसके प्रति सिम्पैथेटिक हैं, बहुत गहरी श्रद्धा रखते हैं, पर जो इसका वो निष्कर्ष निकालते हैं या जो इसका विश्लेषण करते हैं, उससे तो फिर बाद में श्रद्धा जो है, उसका कोई आधार महसूस नहीं होता। जैसे माँ ने कहा कि श्री अरविंद की महानता को व्यक्त करने के लिए लोग ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं, जिससे उनकी कोई महानता तो निकल के आती नहीं सामने। उनको सेंस ही नहीं है कि श्री अरविंद की महानता वास्तव में उसके मूल्य क्या है, किसमें निहित है वो महानता? और ये अपने आप से पूछने से हमको पता चल जाएगा कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हम उन्हीं उन्हीं को थोपने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो महान हैं। और हमारे वैल्यूज़ तो बहुत छोटे हैं, क्षुद्र हैं। उन्हीं मानकों को हम उनके ऊपर लगा के कह रहे हैं, भई ये तो बहुत महान हैं। तो वेदों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, वो बिल्कुल निराधार है और खाली कोई अंधविश्वास, प्राचीन कोई ऐसी चीज़ थी, जो उसका सत्य एक समय बाद में तिरोहित हो गया, अब बस बची आ रही है, उसका कोई आधार तो है नहीं। 15वाँ वॉल्यूम अगर आप खोल के देखेंगे इसी से, श्री अरविंद इसी आधार से शुरू करते हैं, तो भी इसमें कोई सत्य है भी क्या वेद के अंदर? क्योंकि उसका नाम वेद रहस्य, सीक्रेट ऑफ वेद। तो वो इसी प्रश्न से, इसी बात से शुरू करते हैं कि कोई रहस्य है भी इसमें? या है तो उसको निरूपित कर दिया गया है पूरा, अब शेष नहीं बचा। क्या है वास्तव में रहस्य है भी या नहीं है? तो ये कह रहे हैं यदि ये निष्कर्ष निकालें, तो हमारी जो वेदों के प्रति श्रद्धा है, वो तो यूँ ही है, निराधार है। वो तो कोई सत्य तिरोहित हो गया, उसके बाद बस बची आ रही है कि जी ये बहुत बड़े हैं या ये गुरुजी हमारे बहुत प्रभावी रहे, ये बहुत महान रहे। अब वैसी कोई बात नहीं है, बस किसी कालखंड में गुरुजी ने कुछ किया होगा। अब तो वैसी बात है नहीं। जो लोग मानव मन की कार्यप्रणाली को जानते हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचने की शीघ्रता नहीं करेंगे। जो लोग मानव मन की कार्यप्रणाली को जानते हैं, वे इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, जो ऊपर श्री अरविंद प्रश्न पूछ रहे हैं कि सत्य एक समय तिरोहित हो गया, अब तो बचे हैं भी, अवशेष बचे हैं उसके। ऐसा नहीं है। महान मानव समुदायों, महान राष्ट्रों, महान सभ्यताओं के अंदर इन विषयों में एक सहज प्रवृत्ति होती है, जो यदाकदा ही उन्हें पथ विभ्रमित करती है। उनमें कोई ऐसी चीज होती है,
जो विस्मृति के बाद भी, प्रत्येक मिथ्या कथन के बाद भी और सटीक समझ के समस्त अभाव में बचे रहने के पश्चात भी अपने मूल स्रोत को याद रखती है और अपनी सत्ता के अत्यावश्यक सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहती है। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। महान मानव समुदायों, महान राष्ट्रों, महान सभ्यताओं के अंदर उनमें अपनी एक सहज वृत्ति है। कोई सहज वृत्ति, कोई कोई सहज चीज है, इनहेरेंट है, जो उन्हें पथ से विचलित नहीं होने देती। उनकी जो मूल बात है, किसी समय विशेष के लिए यदि उसको क्लाउडेड हो गई, कोई उसके ऊपर आच्छादन आ गया, तो भी अल्टीमेटली वो रहती है। जो भी महान मानव समुदाय हैं, राष्ट्र हैं, सभ्यताएँ हैं, जिनमें कुछ भी ऐसा रहा, जो लास्टिंग मूल्य का रहा, जो शाश्वत तत्व उनके अंदर रहा, वो किसी समय विशेष के ऊपर यदि ढका भी जाता है, तो भी उस समुदाय, उस राष्ट्र, उसके अंदर एक सहज प्रवृत्ति इस तरीके की है, वो हमेशा उसको थामे रखती है। चाहे रूप बदल जाओ, चाहे बाहरी परिवेश बदल जाओ, चाहे उसको स्वीकार न करो, तो उसके बीच-बीच में कैसी चीज़ें आ सकती हैं? उनमें कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा सत्य, कोई ऐसी शाश्वत चीज़, जो विस्मृति के बाद भी भूल गए हम। जैसे अभी हम भूले हुए हैं। बीच का जो काल आया परतंत्रता का, जिस तरीके का आया, उस सब के बावजूद, विस्मृति के बाद भी, प्रत्येक मिथ्या कथन के द्वारा भी, आप उसका निरूपण कर रहे हो, उसको मैक्स मूलर बता रहा है, अरे कुछ नहीं है ये। साइंस अपने तरीके से कह रहा है, कोई किस तरीके से कह रहा है। चाहे किसी भी तरीके से करो, कहो आप इसको, प्रत्येक मिथ्या कथन के द्वारा भी और सटीक समझ के समस्त अभाव में बचे रहने के पश्चात भी समझ नहीं रही। वेदों की, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, पिछले 2000 वर्षों से, 2000 वर्ष का कालखंड कोई छोटा तो है नहीं। आप छोटी-छोटी चीजें हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल यदि प्रचलन में न रहे, ये ही नहीं पता लगता कि वो थी भी क्या। आप देखिए, देश के अंदर कोई चीज कितनी तेजी से प्रचलन में आती है, चली जाती है, पता ही नहीं लगता व्यक्ति को, अरे हाँ, वो थी, 10 साल पहले तो चलती थी। यहाँ कह रहे हैं 2000 वर्षों से नहीं समझे, और फिर भी इनकी जड़ें इतनी गहरी। तो सटीक समझ के समस्त अभाव में बचे रहने के पश्चात भी बचे रह रहे हैं, ये क्यों चलते आ रहे हैं, ये एक समझने की बात है। नहीं तो कोई कविता है, कोई सूत्र है, कोई ऐसी चीज है, आपको नहीं समझ में आ रही, छोड़ दिया। अब वो कोई अपने आप को बचाए रखे, ये कैसे संभव है? फिर भी ये लगातार पिछले 2000 वर्षों से समझे नहीं, और तो भी निरंतर चले आ रहे हैं। अपने मूल स्रोत को याद रखती है। तो कोई चीज इनके अंदर, राष्ट्रों में, समुदायों में, सभ्यताओं में ऐसी होती है, सहज रूप से वो अपने मूल स्रोत को पकड़े रखती है, याद रखती है उसको, और अपनी सत्ता के अत्यावश्यक सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहती है। जो मूल सत्य है, जो एसेंस है उसका, जो सार है, रूप की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रूप को पकड़ने की कोशिश करोगे, वो पकड़ में नहीं आएगा। रूप तो चेंज होगा। व्यक्ति का भी अपने जीवन काल के अंदर बचपन से लेके लास्ट तक रूप में परिवर्तन आता है। तो आप कहें मैं एक ही रूप से अपने आप को बांधे रखूं, ये संभव नहीं है। तो उसका जो मूल सत्य है, उसको दृढ़ता से पकड़े रहती है। यूरोपियों के अनुसार प्राचीन सुदृढ़ परंपरा के मूल में एक ऐतिहासिक सत्य है। यूरोपीय जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राचीन सुदृढ़ परंपरा के मूल में एक ऐतिहासिक सत्य है, किंतु केवल ऐतिहासिक सत्य। वो क्या कह रहे हैं, वेद के अंदर एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, पर हिस्टोरिकल है, केवल उत्पत्ति का ही सत्य है कि कैसे इस देश का उद्गम हुआ, वो कहाँ से आई। अब वो उसके अंदर कथा कहानियाँ ढूँढ रहे हैं, वैदिक ओरिजिन के अंदर ढूँढ रहे हैं, वर्तमान वास्तविकता का सत्य नहीं। तो इसका वर्तमान में अब क्या मतलब है, इसका फेंक दो इसको, इसमें तो कोई सत्य की बात नहीं है। पहले तो इसको भी स्वीकार नहीं करते थे, बाद में धीरे-धीरे वो कह रहे कुछ तो है, पर उत्पत्ति का सत्य तो फिर भी कि भी यहाँ से इनका ओरिजिन है,
इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इतिहास ढूँढते हैं हम इसके अंदर। अब जो अगस्त्य और इंद्र का संवाद है, उसमें इतिहास का क्या पता चले आप ये बताइए? क्या ऐतिहासिकता है उसकी? या आप कोई नदी का वर्णन कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं? भई सपोज़ किसी का नाम कुछ निकाल दिया, पर वो क्वालिटेटिव है, दीपक नाम निकाल दिया साहब। अब अभी तो आपने सोच के नहीं निकाला, पर जिस समय ये प्रचलन में था कि आप भीतर से किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं या आप में क्वालिटी कौन-सी है, जैसे माँ निकालती थी, माँ नामकरण करती थी, नवजात या ये आर्जव, कितने-कितने नाम, द्युमान। तो अब ये नाम किसी दूसरे को दो, तो भी उसकी इन्हेरेंट क्वालिटी के हिसाब से देते हो, तो अब इसमें इतिहास कैसे ढूँढ लेंगे? ये तो एक क्वालिटेटिव चीज़ है। तो वो नामों के आधार पे अब नदियाँ, नदियों के नाम हैं, तो अब उसके अंदर ये कहेंगे, ये तो उस कालखंड में थी ये नदी। उन्होंने तो एक किसी चीज़ को काम में ले लिया, उस नाम को यदि आवश्यक हो तो काम में ले लिया, अपने तरीके से। उनको जो चीज़ एक आंतरिक सत्य को रिप्रेज़ेंट करना था, उसको निरूपित करना था, उसके लिए जो उनके लिए आवश्यक था, उसमें उन्होंने परहेज़ नहीं किया। जो चीज़ उस सत्य को बेस्ट तरीके से सामने ला के प्रस्तुत कर सकती थी, वो कोई इतिहास थोड़ी लिख रहे थे। ये उसमें इतिहास ढूँढ रहे हैं। तो जो चीज़ वो कर ही नहीं रहे थे, वो उसमें ढूँढना और उसके आधार पे इतिहास की रचना कर देना, तो ये ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं जी, इतनी दूर पे ये है, इतनी दूर पे अयोध्या का वर्णन इसमें आया है, इसमें ये आया है, इसमें ये आया है। वो आंतरिक जगत, और इसीलिए आदमी इसके अंदर धोखा खा जाता है, क्योंकि उन्होंने सारे नाम, सारी ऐसी चीज़ें काम में ले ली, जो भौतिक स्तर के ऊपर विद्यमान हैं। तो आदमी कहता है, ये देखो इसमें प्रमाण मिल रहे हैं, सरस्वती नदी के प्रमाण मिल रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि इंद्र है, इसका नाम ये पुरंदर है, दुर्ग तोड़ता है। तो इन्होंने कहा बस हमको मिल गया। ये पहले जो खंडहर मिलते हैं, ये वो इंद्र नाम का व्यक्ति है, ये तोड़ता था। इससे इनकी लड़ाई थी। ये पूरी-पूरी मतलब एक कोई ऐसी चीज़ उसको पकड़ के कहानियाँ गढ़ ली, इतिहास गढ़ लेते हैं उससे। अब बताइए इसको इतिहास, क्या इतिहास है इसका? ये तो क्वालिटेटिव है, आंतरिक क्वालिटी की बात है, इसमें इतिहास की कहाँ है? और ये आज भी उतनी मौजूद है। अगर इतिहास में रही भी हो, भई किसी व्यक्ति ने किसी मकान को तोड़ दिया हो, रोज़ तोड़ते हैं, रोज़ बिल्डिंगें टूटती है, उससे क्या हमारे लिए उसकी प्रासंगिकता है? पर यदि आप साधना में प्रवेश करते हैं, तो वो जो सत्य थे, वो आज भी उतने ही वाइब्रेंट हैं, उतने ही सत्य हैं वो, इसीलिए शाश्वत हैं। किंतु केवल एक ऐतिहासिक सत्य, केवल उत्पत्ति का ही सत्य है, वर्तमान वास्तविकता का सत्य नहीं। जबकि आज भी वैसे के वैसे ही वास्तविक हैं ये। आज भी आप प्रवेश करें, तो आप इन्हीं चीज़ों से साक्षात्कार कर सकते हैं, इन देवताओं से। अभी भी यदि आप ध्यान करें, तो आप में कौन से देवता की कैसे क्या-क्या क्रिया होती है, जिसमें जो अपोनेंट्स हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो कैसे आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, अपूर्णता लाने की कोशिश करते हैं, आपको परफेक्ट नहीं होने देना चाहते। कुछ भाग आपके ऐसे हैं जो ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ आपकी सहायता करती है? आपका किस तरीके का टेम्परामेंट है, तो उसमें आप कैसे उनकी सहायता से चलते हैं, उनका समीकरण क्या रहता है? वेद भारतीय धर्म के, भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक मूल हैं, किंतु एक दीर्घ काल से वे उनकी वर्तमान आधारशिला या उनके बौद्धिक विषय तत्व नहीं रहे हैं। मूल हैं सभ्यता के, दीर्घ काल से वे उनकी वर्तमान आधारशिला या उनके बौद्धिक विषय तत्व नहीं रहे हैं। अपितु उपनिषद एवं पुराण ही हैं, जो कि मध्यकालीन एवं आधुनिक हिंदू धर्म के जीवंत धर्म ग्रंथ हैं। किंतु यदि, जैसा कि हम दृढ़तापूर्वक कहते हैं, उपनिषद एवं पुराण हमें ऋग्वेद में प्रतिपादित धार्मिक सत्यों को ही केवल एक भिन्न भाषा, बाद के प्रतीकों तथा विचार के बदले हुए रूपों में प्रदान करते हैं, तो इस तात्कालिक स्रोत के बदलाव से कोई वास्तविक फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं कि हमारा आधार यदि वैदिक नहीं है और हम पुराणों, तंत्रों, उपनिषदों इनके द्वारा जीते हैं, तो ये भी तो उन्हीं सत्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं।
इसलिए मूल तो हमारा वो का वही है, बस थोड़ा-सा रूप बदला है। इसलिए आज भी आधार हमारा वैदिक ही है। श्री अरविंद भी जो चीज़ लेके आए हैं, वो वेद विहित ही है और परिणति उसकी वेद तो शुरू से ये कह रहा है, असतो मा सद्गमय। अगर यहाँ अतिमानस न आए, तो यात्रा किस चीज़ की? क्या यात्रा? वैदिक यात्रा का कोई अर्थ नहीं है यदि अतिमानस की हम परिकल्पना से इसको छोड़ देते हैं तो। जो जल राशि हम पान करते हैं, वे समान ही हैं। भले हम उनके निर्मल पर्वतीय स्रोतों से भरें, चाहे आप उसको गंगोत्री से भरो या नीचे ऋषिकेश से भरो, चाहे आप हरिद्वार से भरो, गंगा वो की वो। तो उनके निर्मल पर्वतीय स्रोतों से भरो या किसी एकांतवासी साधु के वन में नदी तीर से भरें। एकांत में बह रही है, वहां भी भरोगे, है तो गंगा ही। फिर भी और या फिर किसी पवित्र नगरी के अलौकिक मंदिरों या विलक्षण गुंबदों के बीच घाटों से भरें। कोई घाट के ऊपर चले गए, वहां से भर रहे हो तो भी गंगा है। आप ये थोड़ी कहो नहीं ये गंगा कम हो गई, वो गंगा ज्यादा है और वो गंगा कम है। ऐसा थोड़ी है। हिंदू का विश्वास उसके लिए अडिग बना रहता है। अब ये हमारे लिए है ये। भई ये तो इन्होंने पूरा ट्रेस बैक कर दिया कि कैसे वैदिक परंपरा आज भी उतनी ही अक्षुण्ण बनी हुई है। वैसी की वैसी बनी हुई है। क्योंकि ये मानव मनोविज्ञान में है कि वो अपने मूल तत्व को, अगर उसमें कोई ऐसा शाश्वत तत्व है, तो उसको पकड़े रहती है। भले उसको समझ आए, न आए, मिथ्या कथन हो, अंधकार के काल हो, कैसे भी काल हों। क्योंकि इनफैक्ट वो ही चीज़ है जो उसको थामे रखती है। वही तो उसका एसेंस है, वही तो उसकी आत्मा है, वो उसको बनाए रख रही है। यदि उसमें आत्मा में ताकत नहीं है, तो व्यक्ति वैसे ही नष्ट हो जाएगा, वो बना ही नहीं रहेगा। तो यदि वो है, तो अपने मूल तक अपनी जो अंतरात्मा है, उसको ट्रेस बैक कर सकेगा। तो हमारी जो अंतरात्मा है, वो वैदिक है। अच्छा, ये पूरा अपना वेद के संबंध में हो गया। यहाँ तक कोई बात, कोई सेंटेंस रविकांत जी? जी। इसमें कोई सेंटेंस क्लियर न हो? नहीं, बहुत स्पष्ट है और सरल है, आसान है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। अच्छा, ये अब हम जो आ रहे हैं आर्य भाषा के उद्गम, ओरिजिन्स ऑफ आर्यन स्पीच। आर्य भाषाएं जो हैं, उनके स्रोत, ये उनके मूल स्रोत क्या हैं, ये श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं इसके अंदर। ये डिस्क्रिप्टिव है, पर ये देख के हमको ये लगता है पूरा वॉल्यूम श्री अरविंद ने डेडिकेट किया है इस चीज के ऊपर। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनका इसके प्रति क्या भाव रहा है, इस संस्कृति के प्रति, वेद के प्रति। नहीं तो कौन करे ये? पूरा कोई इंस्टीट्यूट भी लग जाए तो ये काम नहीं कर सकता जो श्री अरविंद ने, और क्यों किया होगा? आप इस दृष्टिकोण से सोचिए। और कितना व्यापक उनको बैकग्राउंड भाषाओं का मिला। वहाँ जो सारी भाषाएँ हैं लगभग, और उनका ओरिजिनल के अंदर उन्होंने लिटरेचर पढ़ा। तो उनका उद्गम क्या हो सकता है? कैसे भाषाएँ बनती हैं? कि उद्गम की बात कर रहे हैं। तो ये वर्णन ही है, पर हाँ, इस वर्णन के माध्यम से बहुत-बहुत रहस्य हैं, जो उजागर होके आते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल नया होगा। कहीं भी जो सेंटेंस नहीं समझ में आए, आप बीच में रोक लेना, क्योंकि ये और कहीं नहीं है। इसका वर्णन और कहीं नहीं आएगा, खाली यहीं हमको इसका सेंस आएगा कि आर्य भाषा, आर्यन स्पीच जो है, उनके सोर्सेज़, उनका ओरिजिन। तो इंग्लिश में इसका टाइटल है ओरिजिन ऑफ आर्यन स्पीच, ओरिजिन्स। 19वीं शताब्दी जिन अनेकों आशाजनक प्रारंभों की साक्षी थी भाषा के संबंध में, उनमें से संभवतः संस्कृति और विज्ञान के जगत में इतनी अधिक उत्सुकता से किसी का स्वागत नहीं किया गया, जितना तुलनात्मक भाषा शास्त्र के विजयी प्रारंभ का। मतलब इस समय भाषा शास्त्र, तुलनात्मक, कंपैरेटिव फिलोलॉजी,
फिलोलॉजिकल स्टडी इस समय होनी शुरू हुई कि भाषा का भी कोई शास्त्र हो सकता है क्या? उससे पहले कभी ये कल्पना नहीं थी। तो ये स्टडी शुरू हुई जर्मनी के अंदर, तुलनात्मक भाषा शास्त्र। तो इसका बड़ा उत्सुकता के साथ स्वागत किया गया। अरे! ये तो और कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं है, संस्कृति और विज्ञान के जगत में, जिसका इतनी तत्परता से स्वागत किया गया हो जितना कि तुलनात्मक भाषा शास्त्र के विजयी प्रारंभ का। प्रारंभ तो बड़ा इसका इफ़ेक्टिव रहा, बड़ा प्रभावशाली रहा, किंतु शायद अपने परिणामों में इससे अधिक निराशाजनक भी कोई नहीं रहा। जितना इसको तत्परता से, ज़ोर गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया गया, अरे! भाषा शास्त्र आया है। वहाँ बहुत लोग इसके अंदर लगे कि चलो हम इसके नियम निकालते हैं, भाषाओं का उद्गम कैसे है, कैसे निकलती हैं। पर बड़ी लंबी मेहनत के बाद जिन निष्कर्षों के ऊपर पहुँचे, जिन परिणामों के ऊपर वो पहुँचे, उससे अधिक निराशाजनक और कोई चीज़ नहीं रही। निसंदेह भाषा शास्त्री अपने अध्ययन की प्रणाली या धारा को बड़ा महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि आज नहीं है भाषा शास्त्र, फिलोलॉजिकल जो ये करते हैं अनुसंधान, वो आज नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी करते हैं, पर उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? अब सोचिए आप, कितनी ज़बरदस्त बात है इस दृष्टिकोण से, यदि श्री अरविंद की पर्सनैलिटी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके व्यक्तित्व में क्या बात है, ये तो कल्पना से परे है, क्योंकि और किसी ने ये बात एज़ सच करी नहीं। क्योंकि सारों ने जिस इसको जोश के साथ इसको स्वीकार किया कि भाषा शास्त्र आया है, पर इसके परिणाम तो उन्होंने कोई निकाले नहीं, आज तक तो निकले नहीं। श्री अरविंद ने जो इंडिकेशंस दिए हैं, वो मूलभूत हैं। तो निसंदेह भाषा शास्त्री अपने अध्ययन की प्रणाली या धारा को बड़ा महत्व देते हैं। उसकी सब त्रुटियों के होते हुए भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि वो अपनी जिस तरीके से वो भाषा के उद्गम ऐसे शब्द बने, पहले ये शब्द उस संस्कृति से आया, अब यहाँ से देखो, फिर वो उसके पीछे इतिहास गढ़ लेंगे। जहाज से ये व्यक्ति आया, इसने यहाँ का राज्य किया, तो इसने ये वाले शब्द कुछ वहाँ से लेके आया था, उसका बैकग्राउंड ये रहा। भारत के अंदर भी ये महाराज वहाँ से आए, यहाँ आए, इनका साहित्य चल उठा, तो उसके अंदर इनका मूल था, ये राजस्थान के आस-पास के थे, तो ये बंगाल में आ गए। अब ये जो बोलते हैं, वो थोड़ा बंगाल और राजस्थान दोनों के आस-पास का है। फिर वो शब्द को ये वो, पूरा उसका इतिहास, तो इनका अपना एक तरीका है। बहुत लंबी-चौड़ी अपनी प्रणालियाँ बताते हैं, उसको महत्व देते हैं। अंत उसका जो रिज़ल्ट है, वो कुछ नहीं। और वे इसे विज्ञान का नाम देने पर बल देते हैं, कि भई ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, साइंस है एक, किंतु वैज्ञानिकों का मत इससे बिल्कुल भिन्न है। जर्मनी में जो विज्ञान और भाषा शास्त्र दोनों की ही राजधानी है, जर्मनी में हुआ था ये काम। भाषा शास्त्र शब्द अवमानना का सूचक बन गया है। भाषा शास्त्र पहले जो इसको सम्मान था, वो बाद में इसके रिजल्ट्स को देख के जो इससे मन खट्टा हुआ उनका, कि नहीं, इसके परिणाम तो जो आए वो कोई निर्णायक परिणाम नहीं है कि इससे हम कुछ कह सकें या कोई चीज़ निर्धारित कर सकें। तो भाषा शास्त्र जो शब्द है, वो अवमानना का सूचक बन गया है और भाषा शास्त्री इसका प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है। भाषा शास्त्री और आज भी इसकी स्टडी कर रहे हैं, पर इस बात को का खंडन करने की वो स्थिति में नहीं है कि भाषा शास्त्र अवमानना का सूचक बन गया है। उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, वो अपनी दलीलें देगा, अपनी सारी बातें कहेगा, पर फिर भी श्री अरविंद कह रहे हैं कि वास्तव में वो प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है कि भाषा शास्त्र अवमानना का जो शब्द है, वो अवमानना का सूचक बन गया है। भौतिक विज्ञान अत्यंत युक्तियुक्त और सावधानतापूर्ण विधियों से चला है और उसने एक निर्विवाद परिणाम समूह को जन्म दिया है, भौतिक विज्ञान ने, जिसमें कोई भी उसको कसौटी के ऊपर उतार के देख सकता है। मनुष्य जाति में एक जना भी ये कह देगा कि ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता ये नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता, भोजन के ये नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते, या
ये क्रियाएँ मेरे ऊपर लागू नहीं होती, तो तुरंत भौतिक विज्ञान उसको स्थान दे देगा कि हाँ, चलो इसको देखते हैं क्या बात है। तो एक निर्विवाद विवाद नहीं कर सकते ऐसे। आप ये चीज़ करोगे तो होगा ही। तो ऐसे परिणाम समूह को जन्म दिया है, जिसने अपने विस्तार और दूरगामी परिणामों से जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। जिसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर आप कृषि है, तो आप यातायात है, जिसमें दूरसंचार है, सारे ही इसमें आप उसको निर्विवाद परिणाम हैं उसके। ऐसे करो तो ऐसे होगा। इसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और अपने विकास के युग को उचित रूप से अद्भुत शताब्दी की उपाधि का अधिकारी बना दिया है, कि भौतिक विज्ञान का युग है ये तो। आप नाम देने लग गए इसको कि भौतिक विज्ञान का युग है। विज्ञान का समय है ये। तुलनात्मक भाषाशास्त्र अपने प्रारंभ स्थलों से कदाचित ही एक कदम आगे बढ़ा हो। मतलब जहां इसने शुरुआत करी, ये वहीं बैठा हुआ है। कंपैरेटिव फिलोलॉजी, तुलनात्मक भाषाशास्त्र, जहां से इसने शुरू किया, वहीं खड़ा है। कदाचित ही एक कदम आगे बढ़ा हो, शायद ही एक कदम आगे बढ़ा हो, शेष सब तो आनुमानिक और चातुर्यपूर्ण विद्वत्ता का पुंज रहा है। मतलब इसने जितनी भी बातें कही, कितनी-कितनी हज़ारों हजार, कोई लाखों किताबें इसने लिखी होंगी और आज भी लिखी जा रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि फ़िलॉलॉजी आज नहीं पढ़ी जा रही। ये सारे फ़िलॉलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे के सारे के भी ये कैसे उद्गम क्या रहा इनका। पर एक कदम भी आगे बढ़ा हो तो कोई नहीं, कुछ नहीं, वहीं के वहीं। तो फिर क्या बात है? आप ये सारों को पुस्तकों को पढ़ो और कैसे इस निष्कर्ष के ऊपर आओ, इतनी प्रभावी लगती हैं वो बातें। शेष सब तो आनुमानिक और चातुर्यपूर्ण विद्वत्ता का पुंज रहा है, जिसमें कि जितनी प्रतिभा है, उतनी ही अनिश्चितता और अप्रामाणिकता भी। जिसमें प्रतिभा तो हो, अनिश्चितता पता नहीं इसके नियम का हम निकालें क्या? इसका करें क्या? इसने एक नियम आपको दे दिया, आगे पूरा वर्णन आएगा इसका। है ना? जैसे एक महान भाषा शास्त्री को भी, जिसने अपना यह जीवन कार्य इतना असीम आशाओं से आरंभ किया था, आगे चलकर उन क्षुद्र आनुमानिक विज्ञानों के लिए अवमूल्यनकारी खेद प्रकट करना पड़ा। मतलब ये जो रेनन है, इसने शुरू के अंदर अपना पूरा जीवन, शुरू में आशा के साथ शुरू किया कि बस भाषा शास्त्र अपन उसका रहस्य निकालेंगे। पूरा जीवन उसको दे दिया और लास्ट के अंदर खेद करना पड़ा कि यह कोई एक निरर्थक चीज़ के अंदर जीवन की समस्त ऊर्जाएँ लगा दी थी। इस शताब्दी की भाषा विज्ञान विषयक अनुसंधानों के आरंभ में, जब संस्कृत भाषा का आविष्कार हो चुका था, जब मैक्स मूलर अपने पिता पाटेर, पातेर, वातेर, फादर, मतलब ये कि यहाँ संस्कृत में पिता कह रहे हैं, फिर बाद में किसी दूसरे के अंदर पिता से मिलता-जुलता पाटेर है, कहीं पातेर है, वातेर है और वातेर का फिर फादर हो गया। तो ये कह रहे हैं भई देखो ये ओरिजिन यहाँ से संस्कृत से, और धीरे-धीरे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये ऐसे आया, फादर तक। पिता से फादर तक ये इस तरीके से बना। तो एक घातक सूत्र के कारण हर्ष से फूला नहीं समाता था। मैक्स मूलर ने ये सूत्र निकाला और ऐसे पूरा लंबा-चौड़ा सूत्र उसने निकाल लिया। ये देखो ये नज़दीकी है इन शब्दों की, ये देखो इन शब्दों की नज़दीकी है। ये इस तरीके से आर्य उद्गम है। आर्य भाषाओं के उद्गम, इसलिए के उद्गम है ये, सोर्सेज़, ओरिजिन्स। ऐसा लगता था कि भाषा विज्ञान प्रकट होने ही वाला है। जब वो इस तरीके के सूत्र दे रहा था तो लोग भी बड़ी आशा से देख रहे थे, अच्छा, अब तो लगता है कि कुछ समय में भाषा विज्ञान हमको पता चल जाएगा, भाषाएँ कैसे विकसित हुई, शब्द कैसे आए, शब्दों के जो संयोजन है वो किस तरीके से आए। किंतु शताब्दी भर के कठिन परिश्रम के बाद प्रसिद्ध विचारक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का विचार ही एक कोरी कल्पना है। पर जितनी आशा से इसने शुरू किया और 1 शताब्दी 100 साल तक परिश्रम करने के बाद भी जो प्रसिद्ध विचारक निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि स्थिति में आ गए
कि भाषा विज्ञान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, कोरी कल्पना है ये। पर श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं कोरी कल्पना नहीं है, भाषा विज्ञान है। अप्रोच गड़बड़ है। तो उसको कैसे किए जाना है, उसके कुछ सूत्र श्री अरविंद ने दे दिए। इसमें संदेह नहीं कि तुलनात्मक भाषा शास्त्र के विरोधी पक्ष को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। भाषा शास्त्र का जो विरोधी पक्ष है, उसको अतिरंजित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। भाषा शास्त्र है, और उसको खोजे जाना है। उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? यदि इसने भाषा विज्ञान की खोज नहीं भी की, तो भी इसने कम से कम हमारे पूर्वजों के एक केवल कल्पनामूलक, निरंकुश और लगभग नियम रहित शब्द उद्गम शास्त्र एटिमोलॉजी को उखाड़ फेंका है। इसने प्रचलित भाषाओं के परस्पर संबंधों और विज्ञान, इतिहास तथा उन प्रक्रियाओं के विषय में हमें अधिक न्याय संगत विचार प्रदान किए हैं। भाषाओं के परस्पर संबंध, तो उसके अंदर ये कह रहे हैं कि परस्पर संबंध कैसे हुए? उसमें हो सकता है आक्रमण एक कारण रहा हो, इसलिए इतिहास। इतिहास की बात, भाषाओं का इतिहास कैसे विकसित हुई? धीरे-धीरे पहले तो रूडिमेंटरी थी। नदी के पास रह रहे थे, ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। आप जितना काम करेंगे, जितनी सारी चीज़ करेंगे, एक्टिविटी बढ़ाएँगे, विचार ज़्यादा व्यक्त करेंगे, ज़्यादा शब्द चाहिएँगे। तो संस्कृति का किस तरीके से विकास हुआ? भाषाएँ कैसे इंटरैक्ट हुई एक-दूसरे से? हो सकता है आक्रांता आए, वो कई शब्द लेके आ गए। कुछ ऐसी चीज़ें वो लेके आए जो यहाँ पहले नहीं थी। फल ले आए, सब्जियाँ ले आए, चीज़ें ले आए, या ऐसे विचार जो आपकी संस्कृति में पहले नहीं थे। ये इंटरैक्शन ने उनको आपके शब्द दे दिए, यदि आपके पास कुछ था देने के लिए, आपने उनसे ग्रहण कर लिया। आपका जीवन और समृद्ध होने लग गया, तो उसमें नए शब्दों की अभी भी आप देख सकते हैं, कितने सारे शब्द विज्ञान के अंदर, अब वो नई चीज़ों की खोज है, अब उसका कैसे आप हिंदी में ज़बरदस्ती कैसे अर्थ निकालो? क्या शब्द दो उसको जब अब नया ही कोई चीज़ निकली और उन्होंने उसको कोई नाम दे दिया। ये वायरस आया है, वो तो अभी दिया है, अब उसको हिंदी के अंदर ज़बरदस्ती उसको क्या करोगे आप? तो प्रचलित भाषाओं के परस्पर संबंधों और विज्ञान, इतिहास तथा उनकी उन प्रक्रियाओं के विषय में हमें अधिक न्याय संगत विचार प्रदान किए हैं। न्यायोचित विचार, न्यायोचित मतलब उचित, सही। पहले तो हर कुछ आप सोच रहे थे, बाद में धीरे-धीरे कि भी ये इसका न्याय संगत विचार है, जिनके द्वारा पुरानी भाषाएँ ह्रास को प्राप्त होकर ऐसा मलबा बन गई हैं, जिसमें से भाषा का एक नया रूप अपने को गढ़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने हमें यह दृढ़ प्रतिष्ठ विचार दिया है कि भाषा विषयक हमारे अनुसंधानों का उद्देश्य होना चाहिए भाषा के नियमों और विधानों की खोज, न कि व्यक्तिगत निष्कर्षों के अंदर स्वच्छंद और निरंकुश उछल-कूद। अब ये और कोई दूसरा कह रहा होगा या नहीं कह रहा होगा, हम नहीं जानते। और अब यदि श्री अरविंद कह रहे हैं तो हाँ, ये बात प्रामाणिक है। ये कह रहे हैं इससे ये निष्कर्ष निकल के आया है कि इसमें व्यक्तिगत कोई निष्कर्ष, कोई एक व्यक्ति बैठ के कोई निष्कर्ष निकाल ले और स्वच्छंद या निरंकुश तरीके से अपनी उछल-कूद करता रहे, उससे कोई भाषा का नियम थोड़ी लागू हो जाएगा। ये संस्कृतियाँ पहले ऐसी थी, मैं अगर उसका गहराई से अध्ययन नहीं करूँ, सायण भी अपने तरीके से खाली कर्म कांड के रूप में फ़ोर्ज कर रहे हैं, ऋचाओं को, मंत्रों को। तो वैसे ही यदि मैं अपने मन में बिठा के बैठ जाऊँ और वैसी कथा-कहानियाँ भाषा के संबंध में गढ़नी शुरू कर दूँ, तो उसका तो सत्यता से कोई संबंध रहा नहीं। वो तो कपोल कल्पना है, स्पेक्युलेशंस हैं, सत्य से तो उसका क्या संबंध है? तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? ये श्री अरविंद इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा हमको बताएँगे। और ये एक ऐसा काम है जो करने के लिए है, यदि कोई कर सके, और उसके लिए जो आधार की आवश्यकता है, आपको भाषाओं का कितना गहरा ज्ञान, यहाँ तो भारतीय भाषाओं का हमको ज्ञान नहीं है, बाहरी भाषाओं का और का, तो बहुत ज़्यादा विशाल फ़ील्ड है, ये तो लगभग असंभव सा ही है। मार्ग तैयार कर दिया गया है, हमारे मार्ग की बहुत सी कठिनाइयों को साफ कर दिया गया है, तथापि वैज्ञानिक भाषा शास्त्र का अस्तित्व अभी तक भी नहीं है। फिर भाषा विज्ञान की खोज की ओर कोई वास्तविक प्रवेश की तो बात ही नहीं है। कोई प्रवेश उसके अंदर, क्योंकि अभी अप्रोच ही नहीं है उस दिशा के अंदर।
अस्तित्व ही नहीं है भाषा शास्त्र का, तो खोज कहाँ से, उसमें अंदर प्रवेश की क्या बात है? अभी तो शुरुआत ही नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। अब ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। भई, अब श्री अरविंद ये कह रहे हैं तो जबकि ये फ़िलॉलोजी है ही, वो क्या स्टडी करते होंगे? बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़ा-बड़ा उनके अंदर कोर्स है, लोग खूब उसके अंदर पीएचडी करे हुए हैं, ये किए हुए हैं और ये कह रहे हैं भाषा शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं है, वैज्ञानिक भाषा शास्त्र का। तो इसलिए अब इसमें जो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं श्री अरविंद, वो तो जो आज तक भी मनुष्य जाति जिस तरीके से इसको अप्रोच करती आई है, उससे बिल्कुल अलग तरीके का है। इसलिए एक बड़ी विचित्र बात है, ये कैसे इनको पता चला, कैसे इसमें किया? तो एक कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। अच्छा, इसमें कोई प्रश्न? शब्या जी, सेंटेंसेस यहाँ तक क्लियर हैं क्या? इसमें कोई प्रश्न क्या हो सकता है? ये तो एक व्याख्या करी है उन्होंने, उस पे विचार हाँ, हाँ, वो तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये किया। अ, डिस्क्रिप्टिव है। हाँ, मतलब वो एक ऐतिहासिक उन्होंने बताया पूरी हिस्ट्री की, भाषा के ऊपर इतना काम हुआ है, मगर उस पे कोई उन दिनों में कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया इसके ऊपर। उन दिनों ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जो अप्रोच जिस तरीके का रहा, जी। उस अप्रोच से आप कभी रिजल्ट पे आ नहीं सकते, ये कह रहे हैं ये। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा उन समझ दिनों नहीं, आज भी नहीं है ये। आज भी मतलब नहीं आज है। भी कोई निर्णायक चीज़ आई हो, ऐसा नहीं है। तो मगर ये संस्कृत में काफ़ी क्लेरिफ़िकेशन है। संस्कृत में बहुत लोग बताते हैं कि समझाते हैं कि इसका ये मतलब है, इससे ऊ से आ से ये है, ये है। तो संस्कृत में तो काफ़ी क्लियर करते हैं भाषा का। हाँ, नहीं, वो तो श्री अरविंद ने किया है, पूरा वॉल्यूम किया है श्री अरविंद ने। जी, जी, और जी। दूसरों की बात छोड़िए, श्री अरविंद ने एक-एक वर्णमाला को लिया है और उसका पूरा, तो कोई भी मंत्र है उसका विवेचन इस तरीके से किया कि ये हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये अर्थ निकलता है। जी, अभी जी। एक्चुअल में समस्या क्या है रविकांत जी, हमने श्री अरविंद ने क्या-क्या कृति क करी है, वो भी हमको पता नहीं है। न हम उसमें हुँ, प्रवेश कर रहे, न बिल्कुल। हमारी एक्चुअल में ये प्रोफिशिएंसी कि हम प्रवेश कर भी सकें। यहाँ हमारा केवल ये प्रयास है कि ये इतनी तैयारी या इतनी तो ये हो जाए कि एटलीस्ट हम प्रवेश करने की स्थिति में तो आएँ। जी। अभी तो प्रवेश करें किस तरीके से? तो ये सारी प्रिंट होने के बावजूद भी लोगों के लिए बंद पुस्तकें हैं कि श्री अरविंद ने क्या-क्या कार्य किया है। तो संस्कृत के विषय में नहीं, ये तो भाषा शास्त्र के विषय में कह रहे हैं, भाषाओं का उद्गम, आर्य भाषाओं का उद्गम। ये उद्गम किस तरीके से, तो उसमें संस्कृत तो जननी है ही है, तो दूसरी भाषाओं का इससे कैसे उद्गम रहा? और संस्कृत भी आज अपने वर्तमान जिस रूप में है, मूल रूप में वैसी नहीं थी। इसलिए बहुत सारे वैदिक जो शब्द हैं, वो अब तो, ये तो सायण के समय ही उन्होंने कहा कि भई ये इतने सारे 200 या 300 या कितने शब्दों की लिस्ट, कि भई इनका तो अर्थ उसी समय पता नहीं था। कि कैसे इनको एक्सप्लेन करें हम नहीं जानते। तो अब जो कर रहे हैं वो तो बड़ी छिछली-सी चीज़ है। श्री अरविंद ने जो करी है वो तो एकदम प्रोफाउंड मूलभूत चीज़ है। और जिन्होंने कोई मूलभूत कार्य किया है, उसके लिए हमारी इतनी कोई गंभीरता बची नहीं कि हम उसमें प्रवेश भी कर सकें। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, पर उसमें प्रवेश करे कौन? आज की मानसिकता के लिए वो बड़े दुर्लभ हो गए। तो हैं तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक बड़ी समस्या की बात है। ये नया पैराग्राफ तो हम कल फिर बाद में लेते हैं। आप इसको अपने स्तर के ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि, क्योंकि ये तो ख़ैर डिस्क्रिप्शन तो है ही है, पर इसके माध्यम से जो आश्चर्य निकल के आते हैं कि श्री अरविंद ने कैसे इसमें प्रवेश किया होगा। अगर ये लोग तब 100 वर्षों से कर रहे थे, तो ये तो है नहीं कि कितने इनकम्पिटेंट थे, ये भी नहीं। तो अप्रोच ये कहाँ से? इससे पता चलता है कि क्या इन्होंने क्रिएट किया है श्री अरविंद ने, जो आज तक कोई दूसरा कर ही नहीं पाया। कितने वर्षों से लगातार वो कर रहे हैं और उन्होंने अपने एक साइड में एक काम के रूप में कर दिया इसको। उनका अभी बहुत कुछ किए जाना है इसमें। मैं इससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ और ये इंटेंडेड थी भी नहीं पब्लिश होने के लिए। सोचिए आप, उन्होंने ऐसे-ऐसे काम बिखरा के यूँ ही छोड़ दिए, उनको लगा यार ठीक है। तो क्या व्यक्तित्व हैं ये, क्या ज़बरदस्त चीज़ है।
यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। कल यहाँ से आगे हम इसको लेंगे। ठीक है रफ़ी खान जी? आप इसको पढ़िएगा ज़रूर और इसको बहुत ध्यान से हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके माध्यम से जो चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि इंडिकेशंस बहुत होते हैं और आप उस माध्यम से जिसको इंडिकेशंस से समझना आता है, वो उसी शब्द से या उसी वाक्य से, उस पैसेज से इतनी-इतनी चीज़ों का भी अर्थ निकाल सकता है और जो कि हम कोशिश कर ही रहे हैं, नहीं तो प्लेन सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या बात है? ये तो डिस्क्रिप्शन है एक तरीके का। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री